हेलो बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़नी है। आज हमने थर्मोकाइनेटिक थ्योरी के अंदर स्पेसिफिक हीट के एक फंडे को पकड़ना है। ठीक है कि स्पेसिफिक हीट, मोनोएटॉमिक गैसेस, काइनेटिक थ्योरी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। स्पेसिफिक हीट याद है? नहीं याद है? बस मैं लिख रहा हूँ लेकिन रिमूव कर दूँगा आपके समझाने के लिए। आपको याद करो कि हीट सप्लाइड टू एनी बॉडी अगर करते थे तो दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनल हटाते थे तो एक कांस्टेंट लगाते थे। ठीक है, जो ये सी था यही थी स्पेसिफिक हीट। ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट जो है, अब एक्सपेरिमेंट अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम करो, कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हमने ये चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है कि चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम बात करी जाए चाहे कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होती हैं। पढ़े हैं ना, Cp माइनस Cv जो है वो आर पढ़ा हुआ है अपने रिलेशन। सो आज हमने ये चीज़ पढ़ना है कि ये जो स्पेसिफिक हीट है ये जो हमारा काइनेटिक थ्योरी वाले टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है। करें शुरू करें? चलो आ जाओ देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एवरेज एनर्जी, पहले तो आपको याद हो मैंने तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले हमने टॉपिक पढ़ा था मैक्सवेल की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने, और उससे पहले हमने पढ़ा था, चलो लेके चलते हैं आपको। तो सबसे पहले तो ये हमने पढ़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको बोला था याद करके रखना, आगे काम आएगा। आज हमने इसी का ही काम करना है। ये तो खैर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट से हमने नहीं डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले जो हमने एक चीज़ें पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं हमने कैसे पढ़ी थी कि सारे के सारे प्रेशर, सारे के सारे गैस इक्वेशंस हमने कैसे कनेक्ट करी थी। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कैसे, एनर्जी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, टेम्परेचर से कैसे कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें याद हैं आपको कि नहीं याद है? ठीक है, अब जिस बच्चों को यहाँ पर याद है ना तो कंफर्टेबल रहोगे आप। ठीक है, बस कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जिसको याद नहीं है फिर उसको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। और वो फिर ये है कि इस लेक्चर के बाद जाकर दोबारा अच्छे से बैठे, समझे, सीखे। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक हमारे को जो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ने हमको बताया था, याद है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से आपको जो एवरेज एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है? हाफ ऑफ kBT। ठीक है, होती है। और अगर जिसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो कितना हो जाएगा? 3/2 ऑफ kBT। बेसिकली मोनो एटॉमिक गैसेस के अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 kBT। ठीक है ना? ठीक है ना। अब जो इंटरनल एनर्जी की बात करूँ मैं, इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी बॉडी की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर 1 मोल की बात करूँ, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिया, ये कितनी है? 3/2। अगर 1 मोल की निकालनी हो, ये तो एक पार्टिकल की है ना, अगर 1 मोल की निकालनी हो तो कैसे करोगे? 3/2 kBT इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सही है ना? सही है। अब kB और Na इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रोस नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, तो आपको क्या मिल जाएगा? गैस कांस्टेंट RT। सो द टोटल इंटरनल एनर्जी है वो गैस की, वो क्या हो जाएगा? 3/2 ऑफ RT। इसे हम बोलते हैं U इजिकल्स टू टोटल एनर्जी U। ठीक है, U। इंटरनल एनर्जी को तो वैसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब अगर एक बात को समझो
कि अगर du is the amount of heat energy which is required to raise 1 gram mole of substance at constant volume, ठीक है, थ्रू ए टेम्परेचर ऑफ dt। तो इसका मतलब जो जितनी भी एनर्जी आपको जो du निकालना हो, तो du इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच जो आप जितनी आपने लगाई है, तो उसका अब क्या होगा mc डेल्टा टी। m है 1 ग्राम है, c है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इनटू डेल्टा टी dt। सो इस बात से हमने ये समझे कि सी वी इज इक्वल्स टू डी यू बाय डी टी। देखो एक बात को समझो, ये बात बार बार रिपीट होने वाली है, इसको आप अच्छे से समझ जाओ, बिल्कुल अच्छे से। मोनोएटॉमिक समझ जाओगे तो डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं बार बार एक ही फंडे को ही रिपीट करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा एक चीज़ ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो सी वी हमने क्या सीखा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट सप्लाइड होती है तो बेसिकली दैट टोटल वो किस में कन्वर्ट होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन तो होता नहीं। सो टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो सी क्या इतना हो गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी यू बाई डी टी। अभी हमने पढ़ा है कि यू कितनी आई है आपके पास, 3/2 ऑफ आर टी। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी वी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ यू की जगह 3/2 ऑफ आर टी। अब 3/2 तो कांस्टेंट, मैं इसको अगली लाइन पे लिख लेता हूँ। तो सी वी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ यू मतलब 3/2 ऑफ आर टी। अब 3/2 तो कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला, डी बाई डी टी ऑफ टी। तो इसका मतलब ये आ गया 1, तो 3/2 ऑफ आर। सो हमारे पास एक गेम बन गई कि सी वी इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ आर। अब आर तो कांस्टेंट होता है, याद है कि नहीं याद है, आर की वैल्यू अगर कैलोरी के अंदर बात करें तो 1.985 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सी वी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 1.985 इज इक्वल्स टू 2.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बोलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। हमको एक चीज़ और भी मालूम है, सी पी सी वी का रिलेशन मालूम है ना। ऑल्सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी होता है आर। तो अगर आपको सी पी निकालना हो तो आर प्लस सी वी हो गया। सी वी कितना निकाला है आपने, 3/2 आर। सो सी पी इज इक्वल्स टू आर प्लस 3/2 आर विच इज इक्वल्स टू 5/2 आर, है ना, 5/2 आर। तो सी पी निकालना हो तो 5/2 इंटू आर 1.985 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी 4.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। चलो सही है, बात समझ आ गया। आप सी पी और सी वी की रेशो निकाल लो, सी पी और सी वी की रेशो, सी पी अपॉन सी वी अगर मैं निकालूँ, इसकी रेशो को बोलते हैं गामा, याद है, गामा होता है सी पी अपॉन सी वी की रेशो। सी पी कितना आया आपके पास, 5/2 आर, और सी वी क्या आया, 3/2 आर। सही है, तो बेसिकली कितना आया, 5/3। 5/3 कितना होता है, 1.67। तो बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब सी पी और सी वी की जो रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है, याद रहेगी। चलिए ये बात समझ आ गई। चलो अब डाई एटॉमिक गैस के बारे में बात करते हैं। एक अगर चीज़ आज आपको अभी समझ में आ चुकी है ना, तो फिर हम उसको बस डुप्लीकेट करने वाले हैं, ठीक है। डाई एटॉमिक गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डाई एटॉमिक गैस जैसे कि O2, H2, Cl2 एट्सेट्रा।
ना इसके अंदर जो है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि सारी मेन बात तो हो रही है बट डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर गोल गोल घूम के बात आ रही है। तो यहाँ पर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5। 3 तो होती है ट्रांसलेशनल और 2 होती है रोटेशनल। ठीक है, तो 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब मैं देखो, अब ये वाली सारी बात ना बस पहली बार लिखने के लिए थी। अब टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे निकाली थी आपने, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी है हाफ KBT, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी निकाल लोगे, फिर टोटल निकाल लेंगे, NA से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सीधा ही कर देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हाफ KBT से इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सही है, तो इसका ये मतलब क्या हो गया, 5/2 ऑफ RT। क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा था, CB इक्वल्स टू क्या होता है, d/dt ऑफ U। इसका मतलब d/dt ऑफ 5/2 RT। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5/2 R बार आ गया, t dt का डिफरेंशिएट 1 हो गया। ठीक है, पीछे अब आपको लिख कर दिखा दिया है। अब क्लियर, बात समझ में आ गई। सो अब CB की वैल्यू, अगर R की वैल्यू 1.985 डालोगे, ठीक है, तो CB की वैल्यू अब मेरे को निकालनी है ना, तो CB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 ऑफ R 1.985 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.96 यूनिट कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, फिर CP इज इक्वल्स टू क्या होता है, CB प्लस R। CB कितना आया है, 5/2R प्लस R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/2R। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2 इंटू 1.985 इज इक्वल्स टू 6.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये CP की वैल्यू आ गई। फिर रेशो के पॉइंट से बात कर लो, गामा क्या होता है, CP अपॉन CB की रेशो विच इज इक्वल्स टू 7/2R अपॉन 5/2R इज इक्वल्स टू 7/5 इक्वल्स टू 1.4। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या आ गई, गामा की वैल्यू आ गई डायटोमिक गैसेस के लिए। आसान है, एक चीज़ समझ में आ गई तो दूसरी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो अब ये क्या रहता है, ये मैं बात बता दूं, अगर एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर गैस जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है अगर ये बिल्कुल रिजिड नहीं है तो इसमें कुछ एक वाइब्रेशन भी आ जाती है। सो इफ़, मैं लिख देता हूँ, ये एक्सेप्शनल हो जाती है, इफ़ डायटोमिक गैसेस इज़ नॉट, जो ये वाली गैस, जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, द डायटोमिक गैस इज़ नॉट rigid rotator, then additional vibrational, ठीक है, वाइब्रेशनल मोड भी एक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन जो आपकी U बनेगी वो U किस हिसाब से बन जाएगी, आपकी U पहले तो आपकी कितनी थी, 5/2 KBT थी, प्लस एक और KBT आ जाएगा, हाफ KBT प्लस हाफ KBT। मैंने आपको बताया था ना, वाइब्रेशन में होता है तो 2 एनर्जीज आ जाती हैं, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक, तो हाफ और हाफ दोनों मिलके 1 बनती हैं। तो वाइब्रेशन जब भी आएगी तो 1 ही ऐड होगी, हाफ प्लस हाफ 1। ठीक है, 1 KBT इंटू NA, तो कितना हो गया, 7/2 KBT इंटू NA, तो यहाँ आ गया 7/2 RT। क्लियर, समझ आ गई ना मेरी बात। तो CV निकालूंगा यहाँ पर, तो CB आ जाएगा 7/2R। ठीक है, और फिर CP निकालूंगा तो वो आ जाएगा 9/2R। क्लियर है ना,
और गामा की रेशो जब निकालेंगे तो Cp/Cv इजिकल्स टू 9/7 आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गई बात? ठीक है ना। हाँ, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए तो कैसे करना है। अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक गैस के बारे में। ट्राई एटॉमिक गैसेस। ट्राई एटॉमिक गैसेस में दो कंडीशन थी, एक लीनियर थी और एक नॉन लीनियर थी। पहले लीनियर की, क्योंकि सारी मेन बात तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से है ना। तो एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर। चलो आमने सामने ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। पीछे भी हमने आमने सामने लिखा था ना इनको, यहाँ भी इसको आमने सामने लिख देते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, मेन बात तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से है ना। तो लीनियर की बात करें तो देयर विल बी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यू विल बी कितना हो जाएगा? 7 इंटू हाफ KBT इंटू Na इजिकल्स टू 7/2 RT। याद आ गया, समझ आ गया? तो Cv कितना हो जाएगा? d/dt ऑफ u इजिकल्स टू 7/2 R। Cp निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 9/2 R, क्योंकि Cp क्या होता है? Cv प्लस R होता है ना। तो 7/2 R की वैल्यू हमने पीछे भी निकाल ली है, 6.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और 9/2 की कितनी आ जाएगी? 8.9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, Cp/Cv और गामा जो इसकी रेशो है Cp/Cv की, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 9/2 R अपॉन 7/2 R। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 9/7 इक्वल्स टू 1.28। ठीक है, लीनियर। नॉन लीनियर के लिए जगह बन जाएगी, बना देंगे, कोई बात नहीं, अब बन जाएगी कहीं ना कहीं। थोड़ा सा टाइट इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हो जाएगा ना इतने में काम। चलो अब बात करते हैं नॉन लीनियर की। तो नॉन लीनियर की बात करें तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं? 6। ठीक है, तो u इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू हाफ KBT इंटू Na। आप देख रहे हो बेसिक बातें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही हैं। ठीक है, अब जिसने पुराने लेक्चर आराम से सही ढंग से देखे ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नहीं तो फिर आप कहोगे KB करते रहते, पता नहीं क्या करे जा रहे हो। ठीक है, तो Cb कितना हो जाएगा? Cb हो जाएगा हमारे पास d/dt ऑफ u, दिस इज इक्वल्स टू 3R। ठीक है, और Cp कितना हो जाएगा? Cb प्लस R इजिकल्स टू 4R। क्लियर। अब Cp/Cv की रेशो इसकी 4R अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है आपके पास 7.94 यूनिट जो भी है इसकी। ठीक है, 3R की वैल्यू आती है 5.96 जो भी इसकी वैल्यू है। Cp/Cv की वैल्यू गामा इज इक्वल्स टू कितनी हो गई? Cp इज़ 4R, Cv इज़ 3R, तो दिस इज़ 4/3 इज़ 1.33। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? अब पॉली एटॉमिक की भी बात कर लें। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक तो कर लिया। अब अगर जनरल फंडा बना लेते हैं, सारी बातों को समझ के एक जनरल फंडा बनाते हैं। ठीक है, पॉली
एटॉमिक गैसेस के लिए। अब उसमें क्या होगा, पॉली एटॉमिक गैसेस में इसमें 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री हो गई, ठीक है, 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री हो गई, ठीक है, और 3 जो है वो रोटेशनल हो गई, 3 रोटेशनल एंड कुछ वाइब्रेशनल हो गई। अब पता नहीं है कितनी वाइब्रेशनल, एंड एफ वाइब्रेशनल, ठीक है, पता नहीं है कितनी, क्लियर। एफ ऑफ वाइब्रेशनल मोड, मतलब इसको हमने डबल करके लिख दिया, ठीक है, हाफ प्लस हाफ। सो टोटल जो इंटरनल एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, एक तो 3/2 kBT हैं ट्रांसलेशनल की, 3/2 kBT रोटेशनल की, प्लस एफ ऑफ kBT किसकी, वाइब्रेशनल की। यही तो था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इसको हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल से Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली क्या आ गया, 3 + F KB कॉमन ले लिया, बाहर आ गया और वो RT बन गया, ठीक है। 3/2 तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 + F और KB बाहर जा चुका है, T भी बाहर जा चुका है, 3 + F RT आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। सो अब मेरे को एक बात बताओ, इसी पेज पे ही लिख दूँ, इसी पेज पे ही लिख दूँ, CV क्या हो गया, CV होता है d/dt ऑफ U विच इज इक्वल्स टू 3 + F टाइम्स ऑफ R। बोलिए ठीक है। और CP क्या होता है, CP होता है CV + R। सो CV + R, तो दिस बिकम्स 4 + F टाइम्स ऑफ R, सही है। तो गामा क्या हो जाएगा, अगले पेज पे लिख लो, ये तो अब पूरी बात नहीं बन रही है और एक जनरलाइज फंडा भी तो बनाना है, तो कट करके अगले पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। CP आ गया, तो गामा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, CP/CV इज इक्वल्स टू 4 + F अपॉन 3 + F into R. So this will be equals to 4 + F अपॉन 3 + F। यह गामा हो गया हमारे लिए जनरलाइज के लिए भी, दूसरे स्टेटमेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो अब कैसी भी गैस आ जाएगी तो आप उसका मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक जैसा भी हो, अब आपको बट डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझनी है उसकी, और आप उसकी वैल्यू सॉल्व आउट कर सकते हो। तो अगर उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो मोनो एटॉमिक की जो CV है या CP है ना, वो लगभग कांस्टेंट रहती है, एक जैसी, ठीक है। हाँ, डाई एटॉमिक की भी लगभग एक जैसी रहती है, आसपास रहती है, बहुत बिल्कुल मैं सेम नहीं बोलूँगा, लेकिन आसपास रहती है। पर ट्राई एटॉमिक की, डाई एटॉमिक की, ट्राई एटॉमिक की, CP हो जाए, CV हो जाए, वो लगभग आसपास रहती है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। चलो यहाँ मैं लिख दूँ द CP और CV, ठीक है, CP और CV फॉर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आर कंपेरेबल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि मोनो एटॉमिक गैसेस जितनी भी होंगी, डाई एटॉमिक जितनी भी होंगी, ट्राई एटॉमिक, इन सबकी जो स्पेसिफिक हीट है, चाहे CP हो चाहे CV हो, उसकी वैल्यू लगभग आसपास रहेगी, ठीक है, लगभग आसपास, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, सही है। समझ आ गई मेरी बात। चलिए अब एक चीज़ जो करनी है वो है determination of gamma from
डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आपको केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मालूम हो, ठीक है, तो आप उससे गामा की वैल्यू कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, वो समझो। ठीक है, मान लो लेट n है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी, जितनी भी हो किसी भी सब्सटेंस की, लेट n बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो देन जो u होगी इंटरनल एनर्जी, वो कैसे हो जाएगी, n इंटू हाफ के बी टी है इंटू एन। सो हम बोल सकते हैं n/2 ऑफ आर टी। ठीक है, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे सी बी क्या होता है, d/dt ऑफ u। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d/dt ऑफ n/2 आर टी। तो इसका मतलब n/2 आर बाहर कर लो, और ये d/dt हो गया तो ये 1 हो गया। इसको मेरे को ना कैपिटल लिखना चाहिए, d/dt, तो n/r आ गया मेरा कांस्टेंट, सही है, तो 1 हो गया। तो सी भी आ गया मेरे पास n/2 r। ठीक है, सी पी क्या आ गया, सी बी प्लस आर। सो n/2 r प्लस आर कॉमन ले लो, तो क्या बचाएगा, n/2 प्लस 1 बचेगा, नहीं बचेगा। अब गामा क्या होता है, सी पी अपॉन सी बी की रेशो। सी पी क्या है, n/2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ आर, और सी बी क्या है, n/2 आर से आर कैंसिल, तो क्या बचेगा, n या ऐसे मैं लिखूं n+2/2, ठीक है, इंटू 2/n। क्लियर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, गामा इजिकल्स टू n+2/n आ गया। ठीक है, या इस बात को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, अलग अलग करके लिख लिया, 1+2/n हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास गामा हमको निकाल सकते हैं। गामा मतलब सी पी और सी बी की रेशियो को भी हम निकाल सकते हैं सीधा, अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम चल जाए तो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखनी है, नहीं रखोगे तो फिर मुश्किल होगी, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब एक और छोटा सा टॉपिक करने हैं, एक दो छोटे छोटे टॉपिक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे हम, सो वहाँ पर बेसिकली हर एटम जो है वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन पर। ठीक है ना, सो इन सॉलिड लिखना ज़रूरी है ये, इन सॉलिड ईच पार्टिकल वाइब्रेट इन इट्स vibrates about its mean position, vibrate about its mean position। और हमने पढ़ा था कि जब वाइब्रेशन होती है तो दो एनर्जी आती हैं, एक पोटेंशियल वाली, एक काइनेटिक वाली। सो देयरफॉर जो आपकी एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड with an atom due to its oscillation in one dimension। एक डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, oscillation in one dimension। इन वन डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो हाफ के बी टी था ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे, याद करो,
तो दिस विल बी इक्वल्स टू KBT। ये तो हो गया। अब फॉर 3 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन की बात करें, एक डायमेंशन के लिए इतनी एनर्जी है तो 3 डायमेंशन के लिए हो जाएगी 3 KBT। ठीक है ना, ठीक है। फॉर 1 ग्राम मोल के लिए, फॉर 1 ग्राम मोल के लिए या 1 मोल के लिए तो क्या करोगे, 3 KBT इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो बेसिकली क्या हो गया 3 RT। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी तो मालूम है कि जो U होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U के बराबर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि PdV तो 0 हो जाता है वर्क डन थर्मोडाइनमिक्स लॉ के अनुसार। वैसे तो डेल्टा Q जो है वो डेल्टा U प्लस PdV के बराबर होता है ना, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम केस में तो dV 0 हो जाएगा, तो वही वाला पोर्शन 0 होगा, देयरफॉर dQ इज इक्वल टू du के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, और dQ क्या होता है, और तो C क्या निकालना है आपको, Q क्या हो गया C डेल्टा T, तो CV डेल्टा T। ठीक है, CV डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा U। मैं इसे C ही लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो C ही लिख रहा हूँ मैं, C स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। सो C इज इक्वल्स टू डेल्टा U बाय डेल्टा T। क्लियर। अच्छा, एक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक बात और आपने देखी थी कि जो 1 ग्राम मोल के लिए जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 1 ग्राम मोल के लिए जो टोटल एनर्जी थी वो थी 3 RT। ठीक है, तो C विल बी इक्वल टू 3 RT डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू 3R। समझे कि नहीं समझे। भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 3 RT, चेंज इन टेम्परेचर है T अगर, तो ये क्या हो जाएगा 3 RT अपॉन T, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3R। तो C स्पेसिफिक हीट किसके बराबर हो गई, 3R के बराबर हो गई। ठीक है, 3R के बराबर हो गई, मतलब 3 इंटू 8.31 इज इक्वल्स टू 24.93 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो एवरेज आपको बता दूँ, ये आपकी किसकी आ गई है, सॉलिड की बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि एवरेज अगर आप ये मोलर स्पेसिफिक हीट चेक करें, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे दूं। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ, ठीक है, किसकी, यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम की मैं आपको बता दूं कितनी है, 24.4 जूल पर केल्विन। कॉपर की पर किलोग्राम नहीं बात कर रहे हैं हम, पर मोल की बात कर रहे हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर की है 24.5। ठीक है, लेड की बात करें Pb तो दिस इज़ 26.5। सिल्वर की बात करें सो दिस इज़ 25.5। टंगस्टन की बात करें, कार्बन की ही बात करें तो कार्बन की है 6। अब बाकी बड़े सारे मेटल्स की यही है, अब कार्बन की है एक्सेप्शन। ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप ये देखो इट इज़ क्लोज टू 24.93। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। ये तो थियोरेटिकल आई थी ना हमारी, ये वाली वैल्यू तो लॉ ऑफ पार्टीशन के फॉलो कर सके आई है हमने। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन के कंसेप्ट को हमने पकड़ा था, ये आई, और ये हमारी प्रैक्टिकल आई हुई है। तो लगभग हम बहुत पास ही हैं, 24.4 है या 93 है, किसी के आसपास ज़्यादा किसी के आसपास कम है। अब कार्बन की 6.1 आई है। ठीक है,
तो इसका असली मतलब ये है कि कार्बन जो है तो कार्बन के एक्सेप्शन उसका असली में चक्कर क्या है, उसकी है बेसिकली इट इज़ ए फैक्टर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस हिसाब से नहीं है क्योंकि उसके बॉन्ड के पार्टिकल्स अलग तरीके से बिहेव करेंगे, तो इसलिए ही इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग आई है। ठीक है, तो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का जो बेसिकली फैक्टर क्या रहेगा, वो रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, तो ये हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पढ़ी और हमने ये देखा कि स्पेसिफिक हीट जो है वो लगभग सेम आई है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो उसमें क्या है, वाटर का मतलब है ट्राई, मतलब H2O है ये, है ना, H2O, और ये नॉन लीनियर वाला फैक्टर है। ठीक है, ये नॉन लीनियर है, क्लियर। सो ईट जो हर एटम है वो क्या होगा, वो वाइब्रेशन, जब हम गर्म करेंगे तो बेसिकली वो वाइब्रेशन भी करेगा। सो एज पर लॉ जो टोटल एनर्जी, अगर एक मोल की बात करें तो वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पहले मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, वाटर को हम इस टाइम सॉलिड की तरह बिहेव, सॉलिड की तरह कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, कंसीडरिंग, ठीक है, वाटर एज सॉलिड। ठीक है, एंड पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन। ठीक है, सॉलिड मेड अप ऑफ 3 एटम, सॉलिड मेड अप ऑफ 3 एटम। ठीक है, तो अभी हम नॉन लीनियर फैक्टर को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये मेड अप ऑफ 3 एटम। तो जब इसको हीट करेंगे तो हर एटम वाइब्रेट करेगा इन 3 डायमेंशन। ठीक है, सो पार्टिकल जो हैं, पार्टिकल वाइब्रेट इन 3 डायमेंशन। ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट इन 3 डायमेंशन, तो देयरफॉर जो टोटल एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, एक पार्टिकल की थी 3 केवीटी। ठीक है, 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 × 3 केवीटी, तो दिस इज इक्वल टू 9 केवीटी। और एवोगैड्रोस नंबर से भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बोलेंगे 9 RT। ठीक है, C निकालना हो तो कैसे निकलेंगे, डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा U बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू 9R। ठीक है, या D बाई dt। ठीक है, 9R को अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 74 पॉइंट, मतलब ये जो 9R है ना, 9 × 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 74.7 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये तो जूल में आ गया। इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम, ठीक है, क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन इक्वल होता है 4.179 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ वाटर का वजन होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मेरे को C निकालनी है, ये तो 1 ग्राम के हिसाब की निकली है ना, तो मेरे को अगर 1 मोल के हिसाब से निकालनी है तो क्या करना पड़ेगी, अगर 1 ग्राम के हिसाब से निकालनी तो 18 गुना 4.179 जूल पर ग्राम पर केल्विन।
ठीक है। तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 75.22 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर। तो अभी हमने देखा कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो बेसिकली यहाँ पर भी लगभग उतनी ही आ रही है, सेम किसी भी तरीके से आप पकड़ लो इसको भी। क्लियर, लॉजिक समझ में आ गया। और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो आप ध्यान से देखो, अभी सॉलिड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। इस बात का ये भी एक कॉन्सिक्वेंस समझ सकते हो कि पानी और अगर एक सॉलिड को अगर आप गर्म करने बैठाओगे तो ये जो सॉलिड है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे। पानी जो है वो बहुत देर से गर्म होगा, ठंडा भी देर से होगा, गर्म भी देर से होगा, इसलिए सॉलिड जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो इसलिए ये भी एक कारण होता है सी ब्रीज लैंड ब्रीज का, याद है ना। तो लैंड जो है रात को दिन में ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। रात में ज़मीन ठंडी भी जल्दी हो जाती है लेकिन पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यही बड़ा कारण है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का भी। ठीक है, तो हमने क्या अल्टीमेटली फंडा समझा कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन जो है वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल के आसपास ही। ठीक है, रीडिंग कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन फैक्टर्स सब कुछ पास है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करो बढ़िया से, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ें बहुत काम की हैं। ये 1 मार्कर रीजनिंग छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये मीन फ्री पाथ, गामा, CP/CV की रेशो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बन सकता लेकिन छोटा क्वेश्चन ज़रूर बनता है, पक्का। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करो ध्यान से। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे क्योंकि अब 2 चीज़ें ही हमारी रह गई हैं। एक हमारा है मीन फ्री पाथ और एक है ब्राउनियन मोशन। तो वो बस एक छोटा लेक्चर होगा, लेक्चर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी बनाए रखो। लास्ट लेक्चर नेक्स्ट